बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधाकर पाठक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शेखर साहब, आदरणीय सीमा जी और हमारे मित्र कर्नल आकाश पाटिल जी, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी प्रिंसिपल महोदय महोदया, सभी को नमस्कार। मैं जब बहुत ही विद्वज्जन जब मंच पे होते हैं तो जो आखिरी वक्ता होता है उसका काम आसान हो जाता है। कई चीज़ें जो आपने कहने के लिए सोचा था वो सब बोला जा चुका है, तो उनको दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक चुनौती भी हो जाती है कि फिर उसके बाद क्या कहें। अब पाठक जी ने बुलाया है तो अब कुछ कहना भी है, तो वो और कठिन हो जाता है। लेकिन मैं सर्वप्रथम शुरू करना चाहता हूं, मैं कर्नल आकाश पाटिल जी को बधाई देना चाहता हूं। सचमुच पाठक जी ने सही बात कही थी कि पिछले कई वर्षों से हमारे लिए तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मात्र एक वेन्यू था प्रोग्राम्स का, लेकिन उसको एक बौद्धिक केंद्र में जो आपने परिवर्तन किया उसके लिए आप साधुवाद के पात्र। मैं पाठक जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि भाषा से उन्होंने जो यात्रा शुरू की और संविधान के बगैर भाषा क्या, तो वहां तक जाने का प्रयास किया और सबसे जरूरी इस आयोजन की कल्पना की। क्योंकि मैं समझता हूं कि अक्सर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी सिस्टम से आता हूं, तो उच्च शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, जबकि जो आधारशिला है, बुनियाद है, वो स्कूली शिक्षा है। वहां हम सब कुछ करेंगे नहीं, सारा सुधारात्मक चीजें जाकर हम उच्च शिक्षा में, तब तक वो बिगड़ चुका है या बिगड़ चुकी है, सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं। इसलिए फोकस सबसे ज्यादा अगर महत्व देना है तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा जरूरी है, आईआईटी भी जरूरी है, आईआईएम भी जरूरी है, एम्स भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने स्कूलों को बेहतर करना जरूरी है। अगर स्कूल बेहतर हो जाएंगे तो सभी संस्थाएं अपने आप में आईआईटी आईआईएम बन जाएंगे। इसलिए स्कूल एजुकेशन पर पूरा फोकस करने की जरूरत है। और आपने सभी प्रिंसिपल्स को यहां बुलाकर, हालांकि बचपन से ही जो हमारी प्रिंसिपल इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, प्रिंसिपल्स को संबोधित करना है सुनकर ही पसीना छूट जाता है। भले आप डीजी बने, वीसी बने, कुछ भी रहे, प्रिंसिपल शब्द जो है वो आपके, क्योंकि पहला अनुशासन का पाठ उनसे ही सीखा। तो आज भी प्रिंसिपल बोलते ही मुझे अपने स्कूल की प्रिंसिपल याद आती है। वो एक छड़ी लेकर घूमा करती थी। ये सब लोग भी घूमते हैं। हाँ अब छड़ी नहीं है साहब, अब छड़ी नहीं है। मैं कल ही एक जगह, कल मैं अभी परसों शारदा विश्वविद्यालय में जो भी टीचर्स को मैं संबोधित करने जा रहा था, तो शारदा विश्वविद्यालय में टीचर्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर्स अवार्ड्स के लिए मैं मुख्य अतिथि था। तो वहां रख के मैंने कहा कि एक वो समय था, एक आज का समय है, जब अगर बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया तो पेरेंट्स घर पर पहुंच जाते हैं, अब स्कूल में पहुंच जाते हैं और हंगामा करते हैं। एक हमारा समय था जब हम डर के मारे घर में कहते नहीं थे कि हमारी कुटाई हुई है, क्योंकि फिर डबल कुटाई होती थी। पहले पिटाई नहीं कुटाई होती। हाँ तो एक वो समय था। खैर, वक्त बदला है, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल्स को संबोधित करने का ये जो आपने श्रृंखला शुरू किया है, क्योंकि इन्हीं से ही जो प्रारंभिक संस्कार है, वो संस्कार मतलब सिर्फ संस्कृति से संबंधित नहीं है, वो नागरिकता से भी संबंधित है। वो सभी जो है वो आधारशिला जिसको मजबूत करते हैं, ये वही प्रिंसिपल्स हैं। मैं विषय पर बहुत संक्षिप्त में ही आना चाहूंगा, समय का भी अभाव है, बाकी प्रश्नोत्तरी के लिए समय है। कुछ समय पहले आप भी जरूर देखिए, एक फिल्म मैंने देखी है, हक आप जरूर देखिएगा, यामी गौतम की फिल्म है, हाँ जरूर देखिएगा। वो भी संविधान के बारे में ही है, संविधान के हक के बारे में यामी गौतम की फिल्म है। लगातार पति पत्नी छक्के पे छक्का मार रहे हैं। पहले पति का धुरंधर आया और पत्नी हक लेकर आई। शाहबानो
केस पर है। एक शब्द का उसमें बार बार जो नायिका है वो जोर देती है। जब भी उसका विरोध होता है, वहां के जो मजहबी लोग हैं उनके द्वारा जब विरोध होता है, तो वो एक शब्द का प्रयोग करती है, वो है इकरा। वो कहती है कि इकरा यानी पढ़ो, रीड, रिसाइट, रीड, पढ़ो। वो कहती है कि हम सब आंख मूंद कर, किसी ने कह दिया उसको बार बार दोहरा रहे हैं, अरे नहीं नहीं ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये किसी ने कहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है। ये बड़ा विचित्र है। हमारे यहां प्रदर्शनकारियों से जाके पूछो कि किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, पता नहीं। सिनेमा में प्रतिबंध लगाने की डिमांड होती है, पूछो कि क्यों प्रतिबंध लगाना है, पता नहीं। सिनेमा देखी नहीं, प्रतिबंध लगाओ। किताब पढ़ी नहीं, प्रतिबंध लगाओ। सरकारें भी कूद पड़ती हैं, प्रतिबंध लगा देती है। पूरे विश्व में सबसे पहली बार सलमान रुश्दी के सैटेनिक वर्सेस पर हमने प्रतिबंध लगाया, कूद पड़ती है। तो पब्लिक कह रही है, अरे पब्लिक ने पढ़ा है क्या? लज्जा पर तस्लीमा नसरीन ने प्रतिबंध लगाया। कभी पढ़िए उसको, लज्जा पढ़िए, लज्जा आ जाएगी। वो पढ़ने की आवश्यकता है। संविधान को हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन संविधान के बारे में कहते हैं, इसलिए संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो सबसे ज्यादा। मेरे यहां भी अभी 26 जनवरी को हमने भी प्लेज लिया, ये एक फैशन हो गया है। इसको एक टोकनिज्म या सिंबलिज्म में हमने परिवर्तित कर दिया। हर चीज के लिए एक प्लेज लेने का सरकार में सिस्टम है। कोई भी ओकेजन होता है कि आज ये प्लेज ले लिया, सुशासन का प्लेज ले लिया, स्वच्छता का प्लेज ले लिया। अरे स्वच्छता का प्लेज नहीं, स्वच्छ करो अपने परिसर को। प्लेज अपनी जगह, वो प्लेज के आगे क्या? आर वी इंप्लीमेंटिंग? द इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आर वी वॉकिंग द टॉक? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जोर उस पर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सीमा जी के साथ सहमत हूं कि हमारे यहां जो आख्यान था वो अधिकार केंद्रित रहा है। बिल्कुल अधिकारों पर बात होनी चाहिए। संविधान ने अधिकार गारंटी दिए हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित भी है, तो इसलिए अधिकारों की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे दायित्वों की भी बात उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर किसी का अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस पर अपनी आवाज उठाना भी हमारा दायित्व है। यह भी उस दायित्व में है कि किसी का अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो आई हैव टू स्पीक अप। यह भी मेरा दायित्व है। हम उस दायित्व को निभा रहे हैं क्या? इस पर भी हमको बात करने की आवश्यकता है। तो हमारा दायित्व क्या है, इस पर भी विमर्श की जरूरत है। कुछ कुछ चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कुछ आख्यानों के बारे में, कुछ आख्यान सालों से चलता आया है और उसके कारण एक विभाजनकारी अलगाववादी प्रवृत्ति तैयार हो रही है। खासकर सोशल मीडिया के युग में। मैं जनसंचार का विद्यार्थी हूं। सोशल मीडिया के युग में इतना ध्रुवीकरण किया जा रहा है और बड़े दुखद बात है कि इस तरह सोशल मीडिया में बाबा साहेब जो हम सबके लिए पूजनीय हैं, उनको एक वर्ग विशेष का व्यक्ति के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। जय भीम हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है मात्र जय भीम एक वर्ग विशेष का नारा है। तो हम ये विभाजनकारी प्रवृत्तियां, इससे हमको बचना चाहिए। वो तभी बचेंगे जब हम संविधान को समझेंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहेब हमारे संविधान समिति को नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया, लेकिन हमको साथ में कहना पड़ेगा अपने विद्यार्थियों के लिए कि ये सिर्फ बाबा साहब ने लिखा नहीं है, इसमें सर्व समाज के लोगों ने मिलकर
विचार मंथन कर कर, व्यापक चर्चा कर कर इस संविधान को तैयार किया है। सिर्फ बाबा साहब ने अपनी मर्जी से लिखा नहीं है, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से सर्वव्यापी पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग, हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोगों को अपने साथ में लिया, सबने मिलकर यह तैयार किया है। तो अगर कोई यह कहता है कि नहीं एक व्यक्ति ने तैयार किया, तो उसका पूरा, हमारे यहां क्या हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ है वो किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। क्या ये एक पुस्तक पर केंद्रित नहीं है? व्यक्ति पर प्रश्न हो सकता है, पूरे समूह पर नहीं प्रश्न हो सकता है। ये हमारे जितने संविधान के, जिसको हम द फाउंडिंग फादर्स, नॉट वन फादर, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, उस पर हमको जोर देने की जरूरत है। इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब हम इसको कह देते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ एक व्यक्ति ने लिखा, उस व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस व्यक्ति ने सूत्रधार का कार्य किया है, सबको जोड़ने का काम किया है, लेकिन सबने मिलकर इस संविधान को तैयार किया है, तो वो दायित्व बोध बढ़ जाएगा कि ये हम सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। कोई ये नहीं दावा कर सकता नहीं। तो इसलिए इसे स्वीकार करना होगा कि हमारे सर्व समाज ने मिलकर उसको तैयार किया है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कई बार सवाल पूछते हैं, क्या आप संविधान को गीता मानते हैं, बाइबल मानते हैं, कुरान मानते हैं? नहीं। आप कह रहे हैं टू ब्रिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अलाइक? नहीं, संविधान की एक अलग भूमिका है। संविधान हमारे एक नागरिक का जिम्मेदारियां, सरकार की जिम्मेदारियां, आपके कार्यपालिका की जिम्मेदारियां, आपकी विधायिका की जिम्मेदारियां, आपके न्यायपालिका की जिम्मेदारियों के बारे में उसमें बताया गया है। जबकि भगवत गीता, बाइबल, कुरान ये एक व्यक्ति के नाते हमारा आध्यात्मिक ईश्वर के साथ संबंध के बारे में है, हमें कैसा जीवन को जीना है इसके बारे में है। दोनों में कैसे आप तुलना कर सकते हैं? दोनों को कंपैरेटिव करने का, वो हमारा गीता है क्या, ये हमारा वो है? नहीं, गीता अलग है, संविधान अलग है। संविधान का एक, इट इज ए मॉडर्न सेक्युलर डॉक्यूमेंट, वेयरएज भगवत गीता की भूमिका अलग है। वो हमारे लिए हमारा जीवन को कैसे जीना है इसको बताता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आचरण क्या होना चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए, हमारे आध्यात्म के साथ जिसने हम सबको इस धरती पर भेजा है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, आध्यात्मिक संबंध क्या है, उस पर चर्चा करती है। यह बिल्कुल लौकिक है, भौतिक है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये इनकम्पैटिबल कंपैरिजंस, इससे हमें कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। संविधान अपनी जगह में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, एक भारतीय के जीवन में। तो इसलिए ये चीज को ठीक करने की जरूरत है। तीसरा, जिसका जिक्र बहुत विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने किया, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राइट्स को लिया, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को हमने जो है ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया, ये सब हम लोग बोलते हैं। लेकिन उन सब का आधार क्या था? क्या ये नकल करके इधर से कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा ऐसे हमने तैयार किया है क्या? अगर आप हर चीज में जाएंगे, लोकतंत्र में ही जो हमारे विशेषज्ञों ने यहां बात रखी, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं सिर्फ मीडिया से संबंधित संविधान के प्रावधान पढ़ाता था एक शिक्षक के नाते, पूरा संविधान भी नहीं पढ़ाता था। लेकिन मैं तो मात्र एक शिक्षक रहा हूं, विशेषज्ञ नहीं। लेकिन मेरी जितनी समझ है, लोकतंत्र का भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो हमारे लिच्छवी गणराज्य ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर के शुरू होने से सदियों पहले
हमारे यहां लिच्छवी गणतंत्र के जो है पूरी एक अवधारणा रही है। हमारे वेदों में ग्राम पंचायतों का जो है आधारशिला रखी गई है। उसी को आगे चलकर हम अपने संविधान में पंचायती राज संस्थाओं की हम जो बात करते हैं वो वहीं से उठाई गई है। पंचायती राज तो कहीं वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में तो नहीं। वो कहां से ग्राम पंचायत को, वो जो ग्राम स्वराज की जो कल्पना है, जो गांधी जी ने भी जिसकी चर्चा की है, वो कहां से आया? वहीं से आया। आत्मनिर्भर ग्राम जो हुआ करती थी उसको समझने की आवश्यकता है। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। लोका, पूरा लोक, उसका कल्याण। हम लोग जब मंत्र भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ये वहीं से निकला है। हम जब प्रार्थना भी करते हैं, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। जिस सेकुलरिज्म की बात की गई है, जो एक बिल्कुल ही फ्रेंच इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म है, वेयर द स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमेशा ही सर्वपंथ समाभाव। गांधी जी ने तो स्वयं कहा कि मैं धर्म निरपेक्ष राजनीति जो है बहुत बड़ा अपराध है, उन्होंने कहा था। फॉर हिम धर्म वाज नॉट रिलीजन, धर्म इज राइटियसनेस। जब हम कहते हैं कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए तो स्टेट रिलीजियन को फॉलो करना चाहिए नहीं है। उसका मतलब है कि उसका जो ड्यूटी है, जो राइटियसनेस है, जो जस्टिस है, इक्वालिटी है, उसको उसके अनुसार उसको जो है राजधर्म का। और ये कहां कहा गया है? ये इक्वालिटी की बात कहां की गई, समत्व की बात कहां कही गई है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में की गई है। गुड गवर्नेंस, सुशासन की पूरी बात जो है वहीं से निकली है। तो हमारे जो पूर्वजों से जो हमें पूरे विश्व को, अब जरा सोचिए, जब पूरे विश्व में जब प्रताड़ित लोग हुआ करते थे, वो अगर सबसे पहले यहूदियों का सोलोमन टेम्पल को जब आग लगी तो उन्होंने अगर किसी और देश की तरफ अगर उन्होंने रुखसत की तो वो भारत की तरफ। यहूदी आए, कोचीन में बसे, गुजरात में बसे, बड़ौदा, मुंबई में बसे। आज भी मैं अभी इजराइल होके आया हूं और वहां मिल के आया मैं उन लोगों से, सभी जो भारतीय मूल के हैं। आज भी वो भारत से जुड़े हुए हैं। पारसी आए, और क्या हमारा सेकुलरिज्म का अवधारणा क्या है? जब वहां के राजा ने, जब जामनगर के राजा ने पूछा पारसी के प्रतिनिधि से कि आपका अलग विधि विधान है, आपका पूजा पद्धति अलग है, हमारे यहां मंदिर और बाकी सब चीजें हैं, तो आप बिल्कुल अलग लगोगे तो ये कहीं आगे चलकर आप में और यहां के स्थानीय निवासियों में कलह का कारण तो नहीं बनेगा। तो वो कहते हैं कि हम इस तरह मिल जाएंगे जैसे मिश्री दूध में मिल जाती है। वो कॉन्सेप्ट हमारे यहां आ रहा है समाभाव का, कि हम बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिले कि हमको अलग नहीं किया जा सकता। वो हमारे यहां कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन उससे डिविएट होके हमने कहीं ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि द माइनॉरिटीज शैल हैव द फर्स्ट राइट ओवर द स्टेट्स रिसोर्सेस। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है अकलियतों का नहीं, अकलियत हो या अक्सरियत हो, पहला अधिकार भारत के नागरिक का है, वो कोई भी हो। हां, प्रावधान, विशेष प्रावधान है जो कमजोर रहे हैं सदियों से, जो शोषण जिनका हुआ है, जो वंचित रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है, ताकि वो आने वाले दिनों में उस सशक्तिकरण के कारण बराबर के जो है हैसियत पर पहुंचे, बराबर के जो है। और वो स्थायित्व तो नहीं है उसकी बात, वो अस्थायी प्रावधान रखा गया है
ताकि हम उस आदर्श स्थिति की तरफ बढ़े जहां वो जो वंचित समाज था उसको भी बराबरी का हक मिले। जब तक हक मिले तब तक वो विशेष प्रावधान है। इन सबको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबको समझे बगैर हमने संविधान को लेकर कई आख्यानें चलती है, और बड़ा दुखद है कि जब से ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आया है तब से तो कुछ ज्यादा ही विष फैल रहा है। ऐसे में हम लोगों की चुनौती बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि हम सबको विशेष और ग्रेडेड अप्रोच होना चाहिए। छोटे बच्चे से अगर हम संविधान के नुआंसेस के बारे में बात करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। प्राइमरी सेक्शन में क्या पढ़ाना चाहिए और आगे चल के सेकेंडरी में और फिर सीनियर सेकेंडरी में, वो एक ग्रेडेड अप्रोच के साथ हमको, ताकि जब वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचे तब उनको पता हो, तब वो किसी नारे से, जिन नारों का सीमा जी ने जिक्र किया, कुछ विश्वविद्यालयों में जो नारे लगाए जाते हैं उनके बहकावे में वे नहीं आएंगे, क्योंकि इतना विषाक्त हो चुका है वहां माहौल, क्योंकि वहां लोग अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आइडियाज का बैटल ग्राउंड होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट दे हैव बिकम बैटल ग्राउंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज। आइडियाज जो देश को आगे ले चले, विकसित भारत की ओर ले चले, विश्व गुरु की ओर ले चले, उन आइडियाज को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। वो तभी हो सकता है जब हर नागरिक को अपने अधिकार के साथ साथ अपने दायित्वों के बारे में भी पूरी जानकारी हो। उनको जागरूक करने का कार्य हम सभी का है, और विशेषकर यहाँ उपस्थित जितने भी प्राध्यापक हैं, आप लोगों का विशेष आपसे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं सुधाकर जी को, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को, कि उन्होंने ये पहल लिया। और मुझे विश्वास है कि ये संविधान दिवस, संविधान का जो शपथ, ये सब मात्र एक प्रतीकात्मक न रहकर हम सब्सटेंटिव की ओर बढ़ें, सिंबॉलिक से हटकर सब्सटेंटिव की ओर बढ़ें, और हम हर विद्यार्थी को इसके प्रति जागरूक बनाएं। सिर्फ सिविक्स का या सोशल साइंसेस का एक चैप्टर न बनकर ये हमारे जीवन में हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, अध्ययन के साथ साथ इसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, छोटे छोटे उदाहरणों से। मैंने जैसे कहा कि अगर मैं सड़क से आ रहा हूं, सड़क में कोई मेरे नागरिक बंधु का अगर दुर्घटना हुई है, तो मैं वहां खड़े होकर मैं वीडियो बनाने की जगह मैं उसको अस्पताल तक पहुंचाऊं, मैं समझता हूं वह नागरिक दायित्व है। अगर मैं स्वच्छ भारत के लिए मैं इंतजार ना करूं कि म्युनिसिपैलिटी वाला आके जो है मेरे घर के सामने का कूड़ा जो है साफ करे, मैं स्वयं उसको हटा दूं, वो मैं समझता हूं कि मेरा जो है, मेरा संविधान को मैं लागू कर रहा हूं अपने जीवन में। बाबा साहब अम्बेडकर ने, अंत में मैं उन्हीं को ही कोट करूंगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कही कि कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अगर गलत हैं तो संविधान किसी काम का नहीं है, और कितना भी बुरा संविधान हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हो तो उससे बढ़िया कोई संविधान नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।